हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित पांडे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हब में। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th के। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, जो है इलेक्ट्रिसिटी। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 10th के फिजिक्स में, ठीक है, क्लास 10th के फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस सेशन में। ठीक है, 2020-21 में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। क्लास 10th के फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मतलब वही है इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वो सब सारी चीज़ें मैग्नेटिक इफेक्ट में ही पढ़ेंगे। फिर हम लोग को क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी, थर्ड चैप्टर आप लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर क्या पढ़ेंगे? लाइट रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आसमान क्यों नीला हम लोग को दिखता है, ऐसा क्यों है, क्यों काला नहीं दिखता है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में देखना है, रीजन क्या है उसका। ठीक है, सन कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी शाम को लाल क्यों दिखता है, ऐसा सब सारी चीज़ जो भी फिनोमिना वो हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग को देखना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो जानेंगे वो है चार्ज। क्या है? चार्ज के बारे में थोड़ा छूट गया था इसमें, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम फिर जानेंगे हम लोग। फिर क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे। फिर ओम्स लॉ जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। फिर क्या जानेंगे कि उसका फैक्टर क्या किस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और अलग अलग सिस्टम का क्या रेजिस्टेंस होता है। पैरेलल क्या होगा, अगर पैरेलल कोई तार जोड़ते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कितना आएगा, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो कैसे आएगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जानेंगे। यहाँ से हम लोग का सिलेबस, ये फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है। फिर से मैं बता दूँ, पहले जानेंगे चार्ज। क्या जानेंगे? चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में। फिर क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। फिर फैक्टर जानेंगे जिस पर डिपेंड करता है, ये कैसे वेरी करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। फिर अलग अलग सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर आप लोग का ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, सब सारी चीज़ें जो भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार्ज के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में मैं चार्ज के बारे में ज़्यादा फोकस किया हूँ और कुछ अभी नहीं बताया हूँ, क्योंकि चार्ज के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, क्योंकि वही बेस है। ठीक है, हम लोग को क्लास 12th में भी पढ़ना रहता है इसके बारे में। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसमें हम लोग देखेंगे इसको। लेकिन अभी थोड़ा ही मैं बताऊंगा आप लोग को, आपके लेवल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार्ज। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा जान ले, तभी ना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म है, लाइट इज अ फॉर्म है। जैसे पिछले लेसनों में हम लोग पढ़े, जैसे कि 9th में या 8th में हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही यहाँ पर भी हम लोग ज़्यादा उसके पास डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ उसमें डीपली उसमें इंटर कर जाए। ठीक है, तो क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट हैज़ इंपॉर्टेंस प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। बिल्कुल, मॉडर्न सोसाइटी में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है, इसके बिना लोग रह नहीं सकते। ठीक है, यूजेस क्या है इसका? यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में भी यूज होता है, कई जगह यूज होता है, पार्टियों में यूज होता है, लेकिन लार्ज स्केल पे कहाँ कहाँ यूज होता है? स्कूल में, ठीक है, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में,
होम में भी यूज होता है, कई कई घरें होती हैं जिसमें लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहीं से शुरुआत होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानेंगे, फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो क्या लिखा मैंने, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैटर क्या होता है, मैटर 9th में हम लोग पढ़े, मैटर एनी सबस्टेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सबस्टेंस है, ठीक है, उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उस मैटर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है, मालूम चलता है। ठीक है, जब किसी के कांटेक्ट में वो आता है तो वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। फिर से मैं बता दूं कि मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस हो, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। क्या समझे हम लोग, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टेंस का जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में जानना हो या उससे एक्सपीरियंस होता हो, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, उस मैटर का इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने टाइप, 2 टाइप के हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब प्लस, निगेटिव मतलब माइनस। ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्लस, निगेटिव मतलब माइनस। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ना, बिल्कुल है। अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, आप लोग ये मत कहिए कि कैसे आया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके ही लाया गया इसको। तो एक ग्लास रॉड ले लीजिए, ठीक है, और उसे सिल्क क्लॉथ से रब करिए। ठीक है, तो जो ग्लास रॉड में जो चार्ज होगा, ठीक है, ग्लास रॉड में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो सिल्क क्लॉथ में चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, वैसे ही केस में अगर पॉलीथीन लिया जाए और ऊल लिया जाए, ऊल का कपड़ा लिया जाए, अगर उससे रब किया जाए पॉलीथीन से, तो जो पॉलीथीन में होगा ना, पॉलीथीन निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ऊल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जिसके थ्रू ये बताया गया कि ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब किया जाता है तब किसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज आएगा, कौन टाइप्स के चार्ज आएंगे। ठीक है, और इसके केस में भी वही किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एग्जाम्पल के साथ हम लोग अगर लिखना हो आप लोग को पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दिखाना, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा यूनिट, वही सब सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर समझाया हूँ कि ग्लास रॉड और सिल्क के बारे में। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में लेकर, पहले तो मैं 2 एग्जाम्पल लेकर समझा, लेकिन ग्राफिकली ये मैं समझाया हूँ, इसमें देखते हैं। चलिए, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ग्लास रॉड है, यहाँ पर सिल्क है। ठीक है, ग्लास रॉड, यहाँ पर सिल्क, दोनों को रब किया गया। ठीक है, दोनों को क्या किया गया, रब किया गया। ठीक है, अब रब किया गया जब, तो ग्लास रॉड से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ग्लास रॉड से जब सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ग्लास रॉड के पास है, जब सिल्क के पास जाएगी तो उसकी कमी ही होगी ना यहाँ पर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा। ये मत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कह सकते हैं इससे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज हुआ ना, बिल्कुल। और यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हुआ, मतलब प्रोटॉन की ज़्यादा मात्रा हुई, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब कोई भी चार्ज Q है, मान लीजिए Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, वो 0 से ग्रेटर होगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इफ़ Q इज ग्रेटर देन 0 देन इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कह सकते हैं। वैसे ही जब Q लेस देन 0 हो तो ये निगेटिव में चला जाता है, तो मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब उस पर क्या निगेटिव चार्ज हो गया। तो ये है ग्लास रॉड और सेल के बीच में एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया, कई मिल्कन आइल्ड एक्सपेरिमेंट उसका नाम है, किया गया। वहाँ देखा गया ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क पर निगेटिव चार्ज है, मतलब कहने मतलब क्या, ग्लास रॉड से और सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि चार्ज की यूनिट क्या है। चार्ज की बहुत तरह से यूनिट है, जैसे पिक्टो कोलाम, बहुत सारी पिको कोलाम है, ठीक है। तो उसमें एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट जानना है, ठीक है। इसकी यूनिट माइक्रो कोलाम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। माइक्रो कोलाम को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में अभी नहीं जानना, हम लोग को यूनिट ऑफ चार्ज 2 ही यूनिट जानने हैं अभी, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है, इसका कोलाम है, क्या है, एसआई यूनिट कोलाम है, और दूसरा सीजीएस यूनिट स्टेट कोलाम है, जिसे ईएसयू भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखते हैं, ठीक है। क्या इस एसआई यूनिट क्या है, कोलाम है, क्या है, कोलाम, और सीजीएस यूनिट स्टेट कोलाम, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ईएसयू लिखते हैं। और मैं यहाँ पर नोट ये करके लिख लीजिएगा, नोट करके, ये बॉक्स में जो फिल बंद है, 1 कोलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कोलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन में काम आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि 1 कोलाम 2 कोलाम को बदलना हो ईएसयू में, मतलब सीजीएस यूनिट में, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू याद रखना जरूरी है कि 1 कोलाम में कितना ईएसयू होता है, तो 1 कोलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कोलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अब मैं एक नोट लिखवाता हूँ, नोट बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पर ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, और ये लिखा है। तो ये नोट में क्या, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 9th केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कोलाम, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे वो निगेटिव होती है, इसलिए ना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कोलाम होता है, लेकिन इन दोनों का जो मास होता है ना वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वो इसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका होता है 1.6 × 10⁻27 kg। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मास डिफरेंट अलग अलग होता है, लेकिन चार्ज सेम होता है, बट जो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, निगेटिव होती है, और प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ 1 कोलाम, 1 कोलाम की डेफिनेशन बताइए क्या होता है, 1 कोलाम की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो मैंने क्या लिखा, इफ़ 2 इक्वल चार्ज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट इन एयर। मान लीजिए कि 2 इक्वल चार्ज रखा गया 1-1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और अगर इन दोनों के रखने के बाद उसके बीच में अगर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, ठीक है, महसूस किया गया, जो 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स है, अगर इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स 2 इक्वल चार्ज के बीच में लगता हो, अगर वो 1 मीटर के बीच में रखा गया हो, तो ईच चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कोलाम। तो ईच चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कोलाम कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम Q1 और Q2 मतलब 2 चार्ज इक्वल लिए हैं, मतलब Q के बराबर के लिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस 1 मीटर है, और अगर फोर्स इनके बीच में 9 × 10⁻9 न्यूटन का लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो जो ये Q है ना वही ये 1 कोलाम डिफाइन करेगा, ठीक है, वही 1 कोलाम कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इफ़ 2 इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड apart 1 meter in air, then electric force between
दिस चार्ज experience 9 into 10 raised power 9 Newton, then each equal charge is defined as 1 coulomb। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग 1 coulomb को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 चार्ज ऑफ 1 coulomb ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एक कोलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये तो मालूम हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, लेकिन एक कोलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है ये तो नहीं मालूम है, तो यही निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो 1 चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 चार्ज यहाँ पर लिखे तो यहाँ ये इंटू है तो इधर जाएगा 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम्ब। तो 1 कोलम्ब अगर निकालेंगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कोलम्ब में कितना होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ऐसे आंसर तो लाना नहीं है, ठीक है, कि तुरंत आ गया हो गया ख़त्म कहानी। लेकिन ऐसे नहीं लाना है हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू लाना है। तो इसको क्या किए हम लोग सिंप्लीफाई पूरा किए हैं। सिंप्लीफाई आप लोग देख सकते हैं, मैथ है कुछ और नहीं है, मैथ देख सकते हैं। फिर 1 कोलम्ब में कितना आंसर हम लोग का आ गया 1 कोलम्ब इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। 5-6 प्रॉपर्टीज जो भी हैं, ठीक है, वो डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में मोशन में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक जो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो मैं फिर से डिस्कस कर सकता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी who has only magnitude not direction। कहने का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी कोई वैल्यू होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। या वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो निगेटिव चार्ज हो। तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम चार्ज अगर हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि अगर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज मान लीजिए 2 चार्ज हम लोग लिए Q1 Q2, ठीक है, सेम हो, तो उन दोनों का अगर प्रोडक्ट जो हो, उन दोनों का 2 चार्ज का प्रोडक्ट हो, अगर 0 से ग्रेटर हो ना, ठीक है, 0 से ग्रेटर हो ना, तो उन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो फोर्स एक्ट होगा ना, Q1 Q2 की अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे ये दोनों। इसमें क्या क्या केस बन सकता है, इसमें ये केस बन सकता है सेम चार्ज का मतलब पॉजिटिव पहला वाला हो और दूसरा वाला भी पॉजिटिव हो, या दूसरा वाला निगेटिव हो और पहला वाला भी निगेटिव हो। तो ये 2 केस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा दूसरा वाला कि सेम चार्ज में क्या होता है कि अगर सेम चार्ज है मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव मतलब ये सेम चार्ज बनेंगे, ये कपल बनेगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर फोर्स जानना हो तो फोर्स के लिए Q1 और Q2 को सेम करेंगे, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा, अगर 0 से लेस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो अपोजिट चार्ज में होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अपोजिट चार्ज में 2 चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वही अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे कि निगेटिव पहला हो पॉजिटिव दूसरा हो, या पॉजिटिव पहला निगेटिव दूसरा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, पास आएंगे। पास कब आएंगे, जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब Q1 इंटू Q2 की वैल्यू जो है 0 से लेस होगी तब वहाँ पर अट्रैक्शन होगा, और 0 से ग्रेटर होती तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज होगा अपोजिट चार्ज के लिए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें,
ठीक है। कपल क्या बन सकता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस बन सकता है, यही कपल बनता है इसमें। और इसमें क्या बन रहा था, इसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस बन रहा था, ठीक है। अब क्या चौथा प्रॉपर्टीज इसका क्या है कि चार्ज इज इनवेरिएंट विथ स्पीड। क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट विथ स्पीड, दैट इज चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर चार्ज रेस्ट में हो तो उतना ही चार्ज मोशन में भी होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वो मूव नहीं कर रहा है, तब भी उस पर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तब अगर मूव नहीं कर रहा है तब भी उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और अगर मूव भी कर रहा है ना तब भी उस पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मतलब चार्ज पे कोई डिफरेंस नहीं आता है स्पीड में, ठीक है। तो क्यू एट रेस्ट हम लोग कह सकते हैं क्यू एट रेस्ट इज इक्वल टू क्यू इन मोशन, ठीक है। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 5वां, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, बट इन दिस केस नेट चार्ज इज कंजर्व। कहने का मतलब क्या है, चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। इसमें नेट चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ रिएक्शन हो रहा हो, उसमें चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, तो वहाँ पर जो होगा टोटल चार्ज बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर रिएक्शन। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ क्या एग्जाम्पल हम लिए, डीके ऑफ 92 यूरेनियम 238। 92 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और 238 इसका एटॉमिक मास है, ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। 92 मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसको नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं और बीच में क्या रहता है, वो एलिमेंट का सिंबल रहता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें केमिस्ट्री का है, मैं वैसे ही बता दिया आप लोग। तो हम लोग क्या लिए, डीके ऑफ यूरेनियम लिए। क्या लिए, डीके ऑफ यूरेनियम लिए। यूरेनियम का जो एटॉमिक मास 92 होता है और उसका एटॉमिक मास 238 होता है, ठीक है। तो डीके पहले क्या है, डीके इज अ प्रोसेस, क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव, जो यूरेनियम है ना उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपने मतलब उसमें से एक पार्टिकल्स निकलते, कई पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे कि अल्फ़ा का नाम सुने होंगे, बीटा का नाम सुनेंगे, यही अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स निकाल कर वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हुआ है तो यही सारी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, डीके कहलाती हैं, ठीक है। मैंने लिखा भी है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एबल टू transformed into the other element typically by emitting particles, that is alpha and beta particles from nucleus. This process is known as decay. तो यूरेनियम क्या करेगा, यूरेनियम अपने न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स को निकाल कर थोरियम बना लेगा। तो वही एग्जाम्पल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर यूरेनियम लिए, इसमें न्यूक्लियर फिजन करवाया गया, प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन वही करवाया गया। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन जब करवाया गया तो यूरेनियम के न्यूक्लियस में से उसके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होंगे वो निकलने शुरू हो जाएंगे। जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलने शुरू हो जाएंगे तो क्या बनेगा, वो क्या बनाएगा, थोरियम बनाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, 90, और उसका जो एटॉमिक मास होता है 234। और अल्फ़ा पार्टिकल ना हीलियम को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है, ये निकलेगा। तो इसमें देखेंगे चार्ज पहले कितना है और चार्ज बाद में कितना है। तो इसको अगर दोनों को इक्वल आया तो यहाँ पर कंजर्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं चार्ज बिफोर डीके। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चार्ज बिफोर डीके, मतलब डीके के पहले, मतलब ये प्रोसेस जो हो रहा है उसके पहले इस पे कितना चार्ज था। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस प्लस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ना,
एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है तो 92 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका यूरेनियम का 92 है, तो 92 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 92 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वही चार्ज बिफोर डी के होगा, बिल्कुल होगा। तो चार्ज बिफोर डी के मतलब चार्ज ऑन 92 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि आफ्टर डी के, इस प्रोसेस के बाद, मतलब ये प्रोसेस के बाद यही वाला चीज़ है आफ्टर डी के। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि चार्ज आफ्टर डी के अगर देखते हैं तो क्या होगा, चार्ज ऑन 90 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थोरियम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल्स, उन दोनों के सम पे जितना चार्ज होगा वही चार्ज आफ्टर डी के होगा। तो दोनों को देख रहे हैं कि चार्ज ऑन 92 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 92 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बोथ साइड में चार्ज इक्वल है, मतलब यहाँ पर नेट चार्ज कंजर्व, मतलब चार्ज रिमेन कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग सकता है, यहाँ पर क्या लग सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग सकता है। अब थैंक यू। अब इसके बाद मैं बताऊँगा आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर आगे जो भी डिस्कस करना होगा मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन भी बताऊँगा आप लोग को। चलिए ठीक है, ख़त्म होते हैं यहाँ पर।